हेलो, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग आए हैं प्रारंभ बैच के दूसरे लेक्चर में। प्रारंभ बैच के दूसरे लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मोल के बारे में और बातें जानेंगे और आज थोड़ी बहुत बात करेंगे हम स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, जो फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा बेस है। तो फटाफट यार बता दो सबको आवाज आ रही है, वीडियो ऑडियो क्लियर है? तो फटाफट एक थम्स अप कर दो और जल्दी से सेशन से जुड़ जाओ। अगर तुम्हारे कोई दोस्त हैं तो उनको साथ भी शेयर करो, बिकॉज फॉर हु वी केयर वी शेयर, राइट। तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को, और 11th क्लास को हम कैसे स्मूथली खत्म करते हैं उसको लाइव देखो। तो अगर सेशन की शुरुआत करें बच्चों, पिछले सेशन में जो भी हमने काम किया था, मैं उम्मीद करूंगा, हर बार ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो सारी चीजें रिवाइज करके आना है, बिकॉज रिवीजन इज द की टू सक्सेस। अगर हमने रिवाइज नहीं किया तो हम अगले सेशन को रिलेट नहीं कर पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे तो अगला सेशन समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने का फायदा क्या होगा। फिर तुम कहोगे सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन जब करोगे तो उससे चीजें समझ में आती हैं, चीजों में कनेक्शन बैठता है और 6-7 महीने बाद भी हाँ चीजें याद रहती। रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, ठीक है। जिन्होंने पिछला सेशन नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई एक बार रिकॉर्डेड सेशन देख लो। वहां पे हमने मोल के बारे में बेसिक बातें की थी। जितना भी तुम्हारे 11 की चीजें हैं वो सब तुम्हें इस सेशन में मिलने वाला है। सारी चीजें हम धीरे धीरे बेस बनाते जाएंगे और चीजों को कवर करते जाएंगे। क्या क्या चीजें आगे आएंगी, क्या क्या चीजें कब आएंगी, ये बातें भी समझेंगे। दूसरी बात अगर बताऊं तो हम नीट का बच्चों कल पेपर है, बहुत सारे बच्चों के लिए कल परीक्षा का दिन है, अग्नि परीक्षा है उनकी, और इस पेपर के खत्म होते ही हम इस पेपर का डिस्कशन करेंगे, पेपर की एनालिसिस करेंगे, पेपर को समझेंगे, जानेंगे। और ये डिस्कशन देखना 11th-12th के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि उन्हें पता चलता रहे कि जो भी हम 2 साल 1 साल पढ़ाई करेंगे, उस पढ़ाई में हमारा टारगेट क्या है। क्या हमें एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत है या नहीं है? क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है या नहीं है? क्या केमिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत ज्यादा डेप्थ में आते हैं? क्या फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में घुसने की जरूरत है या नहीं है? तो नीट कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस किस सेंस में नीट जेईई एग्जाम से अलग होता है, इन सब बातों को समझना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी समझ लोगे, स्ट्रैटेजी बनाने में, प्लानर बनाने में उतना आसान रहेगा। तो इसलिए ये 11-12 के सारे बच्चों के लिए देखना बहुत जरूरी है। कहां पे डिस्कशन करेंगे? इसी वाईटी चैनल पे। पूरा पेपर तुम्हारे सामने खोल के रख देंगे, पूरे पेपर में सारी बातें तुम्हारे सामने ओपन करके रख देंगे कि हाँ इस पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे हम क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, एमसीक्यू करते समय क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, कैसे हम टाइम बचा सकते हैं एमसीक्यू को सॉल्व करते समय, ये सारी बातें समझेंगे। अब बात करते हैं, तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने क्वांटिटी को समझा था यार। किसको समझा था? क्वांटिटी को। क्या समझा था क्वांटिटी में? कि हमारे सामने 4 अलग अलग तरह की क्वांटिटी होती है। मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास इन द ग्राम, एंड अभी हम वॉल्यूम सिर्फ गैसेस पे फोकस कर रहे हैं। बाद में आगे चल के हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड की भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या क्या है? ये हमारे पास है मोल, इधर क्या है? इधर हमारे पास है मास। मास हमेशा किस में रखेंगे? ग्राम में। इधर क्या है? किसी भी गैस का वॉल्यूम कहां पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, लीटर्स में। ध्यान रखना, मास और वॉल्यूम के लिए यूनिट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। और यहां पे हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स, और या सिंपली बोल लें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आगे की कहानी क्या है? मोल को मास में बदल सकते हैं, मोल को वॉल्यूम में बदल सकते हैं, मोल को नंबर में बदल सकते हैं। ये सारे कन्वर्जन कर सकते हैं हम लोग। और क्या कर सकते हैं? मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नंबर को मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारे कन्वर्जन भी कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक क्या कहता है? सिंपल सा लॉजिक कि जब भी मोल की तरफ आना है, डिवाइड कर दो कन्वर्जन फैक्टर से। मोलर क्वांटिटी आर द कन्वर्जन फैक्टर। तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज मोल, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर इज मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज मोल, मोल ऑफ द क्वांटिटी। मोल से अवे जाना है, मल्टीप्लाई कर दो, मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज
Mole multiplied by Avogadro number is number of particles. Mole multiplied by molar mass, mass given mass. Mole multiplied by 22.4 liter will be equal to volume of gas at STP. तो इस सिंपल सा मोल कन्वर्जन हमने समझा था. दिस वॉज अवर डायग्राम नंबर 1. लेट्स कॉल दिस अवर डायग्राम नंबर 1. जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूं, 3 डायग्राम से ये चैप्टर खत्म होता है. पहला डायग्राम ये है, जब भी मोल कन्वर्जन हो या तो तुम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नहीं तो ये सिंपल सा डायग्राम हेल्प करेगा. फॉर्मूला क्या होता है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास. मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर. मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. यानी हर बार मोल निकालने के लिए कन्वर्जन फैक्टर से, कन्वर्जन फैक्टर क्या है? 1 मोल के वैल्यू कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड करते हैं. दूसरी बात क्या समझनी होती है कि जब भी हम नंबर में डील करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर एवोगैड्रो नंबर है. ये नहीं कि हर जगह मोलर मास को चिपका दो, ठीक है? हर जगह मोलर मास को नहीं चिपकाना है. तो जब भी हम नंबर में डील करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर एवोगैड्रो नंबर है. जब भी हम मास में डील करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर मोलर मास है. जब भी हम वॉल्यूम में डील करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर 22.4 है. वो भी तब जब ये मेंशन हो कि अवर कंडीशन आर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. क्लियर है बात? कुछ होमवर्क दिए थे मैंने, आई होप सबने वो होमवर्क सॉल्व किया हो. नहीं किया है तो करके आया करो, सॉल्व करना जरूरी है. चलो इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं. H2SO4, इथाइल अल्कोहल, प्रोपेन, ओजोन. हमें यहां पे मोल्स निकालने. तुम चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो. स्कूल लेवल पे फॉर्मूला काम आता है. नीट लेवल पे कंपटीशन में कैसे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, कैसे जो क्वेश्चन तुम 5 मिनट में करते हो कोई और 30 सेकंड में कर लेता है, उसकी ट्रिक यहां है. बस ध्यान रखो, मोल की तरफ जाना है, डिवाइड करना है. क्या गिवन है वो देख लो. हमेशा इस बात पे फोकस करो, तुम्हें गिवन क्या है. क्या गिवन है? मास गिवन है पहले 2 में. यहां पे क्या गिवन है? एसटीपी पे गैस की वॉल्यूम गिवन है. और ये क्या गिवन है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है. नंबर. तो हर अलग अलग इंफॉर्मेशन को मोल में बदलने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग होगा. कैसे? मास से तो मोलर मास चाहिए होगा. तो H2SO4 का मोलर मास आई थिंक सब लोग निकाल सकते हैं. 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन, सबको ऐड करोगे तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा. कहीं कहीं पे तुम्हें नाम दिया होगा तो उस नाम को धीरे धीरे याद करना है. फॉर्मूला धीरे धीरे. जैसे देखो, वाटर सबको याद है कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. क्यों याद है? क्योंकि बहुत बार रिपीट किया, सोचना भी नहीं पड़ता, दिमाग में रहता है वाटर, अच्छा H2O. वैसे ही जब ये नाम बार बार तुम्हारे दिमाग में रिपीट होते रहेंगे, तुम्हें धीरे धीरे नाम और उनके फॉर्मूले याद हो जाएंगे. सो इथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल, ये ऑर्गेनिक में सीख भी लोगे. इसका मोलर मास निकालना है तो 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 46 ग्राम पर मोल. प्रोपेन का फॉर्मूला है C3H8. हालांकि तुम इसका मोलर मास निकाल सकते हो, लेकिन क्या यहां पे मोलर मास निकालने की जरूरत है? सोच के देखो. मोलर मास की जरूरत तभी है जब हम मास और मोल कन्वर्जन की बात करें. जब हम मास और मोल कन्वर्जन की बात करें. गुड इवनिंग राहुल बेटा, कैसे हो? तो मोलर मास की जरूरत हमें तभी है जब हम मास और मोल कन्वर्जन की बात करें. तो यहां पे मोल मास कन्वर्जन, मोल वॉल्यूम और मोल नंबर, तीनों कन्वर्जन है. देखो, मोल चाहिए. मोल जब भी निकालना है डिवाइड करना है. क्या गिवन है? 49. कन्वर्जन फैक्टर यानी मोलर मास, क्योंकि मास में बात करें तो मोल आ गया 1/2 मोल. ये पहले क्वेश्चन का आंसर 1/2 मोल. अगले पे आते हैं, फिर से मोल निकालना है. मास गिवन है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल आ गया 1 मोल इथाइल अल्कोहल का. अगले पे आते हैं, मोल निकालना है. मोल निकालना है. वॉल्यूम गिवन है एसटीपी पे. वॉल्यूम के लिए कन्वर्जन फैक्टर 22.4. सिर्फ इस बात को याद रख लो कि जो कन्वर्जन फैक्टर है वो क्या क्या है और कब कौन सा यूज होता है. सो प्रोपेन के मोल आ गए 0.25. प्रोपेन के मोल आ गए 0.25. गुड आफ्टरनून मनु, हेलो, क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया हूं, तुम कैसे हो? ठीक है. और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बात की जाए और उससे मोल निकालना है तो कितने मॉलिक्यूल गिवन है? 3.011 इंटू 10 टू द पावर 21 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23. ये दिख रहा है 2 टाइम्स जाता हुआ. 1/2
पावर को जब ऊपर नीचे भेजते हैं तो उसका साइन बदल जाता है, तो 23 ऊपर जाके माइनस का 23 हो जाएगा। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन सेशन नहीं है, 11 का बैच है बच्चे, जिस बैच में हम लोग पिछली क्लास के होमवर्क को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे इन चारों क्वेश्चन के आंसर। सबको क्लियर? तो अब तुम्हें कभी भी मोल अगर निकालना है, मोल हमेशा तुम्हें कन्वर्ट करना डायरेक्टली आना चाहिए। देखो जितना तुम फॉर्मूला लिखोगे ना उतना तुम स्लो काम करोगे, तो डायरेक्टली दिमाग में बात याद रखो, मोल तक जाना है तो डिवाइड, मोल की मदद से कुछ और निकालना है तो मल्टीप्लाई, मोल की तरफ जाना है डिवाइड, मोल से आगे जाना है मल्टीप्लाई। ये हमारे सेकंड सेट ऑफ होमवर्क थे। यहां पे हमें अलग अलग चीजें दी हुई हैं और अलग अलग कन्वर्जन करना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8, ये 10 टू द पावर 15 है। नाइट्रोजन एटम बोल दिया तो M ही होगा। देखो क्या करना है, मास, मोल, लीटर, पार्टिकल्स, नंबर, वॉल्यूम। यहां पे हमें क्या निकालना है, ये क्वेश्चन अधूरा ही था, चलो इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। मास, अब हमें अलग अलग क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, अलग अलग क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है। हमेशा ध्यान रखो कि इस डायग्राम में सेंटर में मोल है, यानी तुम्हें मास से इधर जाना है, इससे इधर जाना है, इससे इधर जाना है, कहीं से भी कहीं जाना हो मोल से होके जाना है, मोल से होके जाना है। कैसे जाएंगे मोल से होके, देखो पहले वाले में क्या करेंगे, 30 ग्राम एसिटिक एसिड गिवन है, मोलर मास सबको निकालना आना चाहिए, आता है ना सबको मोलर मास निकालना, अलग अलग 20 तक के एटम के मास तो याद हो, तो मोलर मास सबको निकालना आना चाहिए। मास से पहले क्या करेंगे, जो भी मास है उसको डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो ये बन गया मोल। हमेशा पहले जाएंगे मोल पे, अब नंबर पे जाना है। इस मोल को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, Na में भी छोड़ सकते हो आंसर, नहीं तो Na की वैल्यू रख लो, ये बन गए मॉलिक्यूल्स। कोशिश करो बच्चे, अगर तुम्हें अपनी कैलकुलेशन को सही रखना है, जितना भी पार्ट है उसे फ्रैक्शन रखो, डेसिमल को अवॉइड करो, और एंड में जाके फाइनल कन्वर्जन कर लो, एंड में जाके फाइनल कन्वर्जन कर लो। Na की अप्रॉक्स वैल्यू 6 ले सकते हो, नहीं तो तुम Na/2 भी छोड़ सकते हो आंसर में, यानी यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए Na/2। चलो अगला क्वेश्चन देख ले। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था, मोल्स गिवन है, वॉल्यूम चाहिए। मोल्स हमें पहले से गिवन है, हमेशा इस बात पे फोकस रखो क्या गिवन है, मोल्स हमें पहले से गिवन है। वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए एसटीपी पे, वॉल्यूम ऑफ गैस चाहिए एसटीपी पे, तो फटाफट इसको चुपचाप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा लीटर। इसमें डेसिमल हटाओगे तो 5/100 इंटू 22.4, तो ये आ जाएगा 110 नहीं 112 डिवाइडेड बाय 100, या कह दें 1.12 लीटर्स, 1.12 लीटर्स। ये आ गया हमारे सेकंड का आंसर। समझ में आया सबको? समझ में आया? समझ में आना बहुत जल्दी है, समझ में आना जल्दी है कि आखिर हम कैसे डायरेक्टली कन्वर्जन कर रहे हैं। नंबर गिवन है, क्या गिवन है, नंबर। पूछा क्या गया है, मास। नंबर से मोल, मोल से मास, नंबर से मोल, मोल से मास। फटाफट निकाल लो, होमवर्क में थे ना क्वेश्चन ये। नंबर से मोल कैसे बनाएंगे, डिवाइड बाय एवोगैड्रो, ये बन गया मोल। मोल से मास कैसे बनाएंगे, मोल से कुछ भी बनाना मल्टीप्लाई, मोल से कुछ भी बनाना मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एटॉमिक मास। अब ध्यान दो, नाइट्रोजन का एटम दिया है, N2 नहीं दिया है, नाइट्रोजन का एटम दिया है, तो हमने जो मास लिया वो भी किसका लिया, नाइट्रोजन एटम का। तो ये आ गया 28 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 23, ऊपर आ गया 10 टू द पावर 50। 28 डिवाइडेड बाय 6 को अलग कर लिया, 15 माइनस 23 हो जाएगा, 6 4 are 24, 4.66 इंटू 10 टू द पावर -8, इतने आ गए मोल्स। 4.66 इंटू 10 टू द पावर -8, इतने आ गए मोल्स।
आया सबको समझ में या नहीं आया? तो ये हमारा हुआ मोल कन्वर्जन। कैसे हम मोल को बाकी चीजों में कन्वर्ट करते हैं, बाकी चीजों में कन्वर्ट करते हैं। अब बच्चों ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क रहने वाले हैं मोल कन्वर्जन के लिए। क्लास की शुरुआत में होमवर्क, क्या बात है, क्लास की शुरुआत में ही होमवर्क, क्या बात है। होमवर्क का मतलब इन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ये वाला अभी करेंगे। तो फटाफट सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फटाफट इसका आंसर बताएंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। समझो ये क्वेश्चन थोड़ा सा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाएगा मोल के लिए, मोल के लिए तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा देगा। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। कैसे आएगा, क्या आएगा? एलिमेंट दिए हैं x और y, जो कंबाइन करके दो कंपाउंड बना रहे हैं XY2 और X3Y2। ठीक है, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं। XY2 का जो 0.1 मोल है, XY2 का जो 0.1 मोल है उसका मास है 10 ग्राम। ठीक है। X3Y2 का जो 0.05 मोल है उसका मास है 9 ग्राम। ग्राम मतलब मास। एटॉमिक मास फाइंड करना है x और y का, x और y का एटॉमिक मास फाइंड करना है। कैसे करेंगे? कर लिया, आ गया होगा आंसर अब तक, अब तक आंसर आ गया होगा। देखो मान लो x और y है, मान लेते हैं कि x का एटॉमिक मास a है, y का एटॉमिक मास b है। ठीक है, हमने मान लिया x का एक एटम का मास a है, y के एटम का मास b है। तो जो x3y2 और xy2 है, xy2 की बात करते हैं। xy2 के लिए दिया है 0.1 मोल का मास, कितना है? 10 ग्राम। क्या हम रिलेशन जानते हैं मोल और मास का? जानते हैं ना, मास को मोलर मास से डिवाइड करो तो मोल के बराबर होगा, मास को मोलर मास से डिवाइड करो तो मोल के बराबर होगा। तो मास हो गया 0.1, सॉरी मोल हो गया 0.1, मास हो गया 10 और मोलर मास यहां से आ जाएगा एक x का एटम, दो y के एटम, तो मोलर मास आ जाएगा a और b के टर्म में। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें दो रिलेशन दिए हैं और दो अननोन चीजें हैं, दो वैल्यू निकाल दी, तो हमने एक अननोन वैल्यू को मान के रिलेशन बनाने जा रहे हैं। डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 लग जाएगा, तो पहला रिलेशन आ गया a प्लस 2b की जो नेट वैल्यू है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि हो गई 100। a प्लस 2b की नेट वैल्यू कितनी हो गई? 100। चलो अब आगे देखते हैं कि किसी का आंसर आ गया तो फटाफट लिख दो चैट में यार। अगली बात करते हैं x3y2 की। x3y2 के लिए क्या दिया है कि 0.05 मोल्स, इसका मोल का मास 9 ग्राम है। वेरी गुड। इसका मोलर मास निकाले तो x के 3 है तो 3a प्लस 2b। नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग हमने मोलर मास निकाल लिया। तो यहां पे रिलेशन आ जाएगा कि जो भी मोल है वो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास होगा। डेसिमल हटाते हैं तो नीचे दो जीरो बढ़ता है, तो यहां पे रिलेशन मिल जाएगा 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 180। ये आ गया हमारा दूसरा रिलेशन। तो हमारे पास बच्चों एक इक्वेशन बन गई जिसमें दो अननोन है और दो इक्वेशन है, दो अननोन है और दो इक्वेशन है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए अभी करवा रहा हूं। पहली इक्वेशन है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 180, दूसरी इक्वेशन है a प्लस 2b इज इक्वल टू 100। तुम्हें पता है कैसे सॉल्व करते हैं? बिल्कुल पता है, माइनस कर दो, ये कट गया, 3a माइनस a हो गया 2a, 180 माइनस 100 हो गया 80, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 40। यानी x का मोलर मास मिल गया, x का मोलर मास है 40। देखो मैंने b का नहीं निकाला, कई बार एग्जाम में भी तुम ऐसा करोगे कि मैंने b का मोलर मास नहीं निकाला, ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं कि समय समझ में आए कि भाई कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, क्वेश्चन उसमें घुमा फिरा के देंगे तो लेकिन तुम्हें करना वही, बस लंबा हो सकता है, कुछ ज्यादा खास नहीं है लेकिन थोड़ा लंबा है, टाइम लेगा, प्रैक्टिस करोगे जल्दी होगा। मैंने बी का मोलर मास नहीं निकाला, सिर्फ ए से आंसर मिल गया, तो अगर ऐसा क्वेश्चन नीट में आएगा तो मैं इतना करके आगे बढ़ जाऊंगा, टाइम बचाऊंगा। ठीक है, फिलहाल बी का निकालना, तो ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो। पहली वाले में रख देता हूं, 40 प्लस 2b इज इक्वल टू 100,
2b इज इक्वल टू 100 माइनस 40 60। बी की मोलर मास आ गया 30, बी का मोलर मास आ गया 30। ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक है बात। तो मोल में हमें ध्यान रखना है मोल और बाकी क्वांटिटी को हम कैसे बदलते हैं, मोल और बाकी क्वांटिटी को कैसे बदलते हैं। अब आता है बच्चों मोल मोल कन्वर्जन। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मोल मोल कन्वर्जन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोल को मास में बदलना, मोल को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मोल में, मतलब मोल को बाकी क्वांटिटी के साथ कैसे बदल रहे हैं। अब हम क्या समझ रहे हैं, मोल को मोल में कैसे बदलेंगे, मतलब मोल का मोल में, मोल तो मोल है, क्यों बदलेंगे। देखो मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है 49 ग्राम ऑफ H2SO4, मेरे पास H2SO4 के 49 ग्राम है। ठीक है, मुझसे पूछा गया इसमें इतने मास में ऑक्सीजन एटम कितने होंगे। जरा ध्यान दो, यहां पे हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं। इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है, मॉलिक्यूल की। इंफॉर्मेशन किसकी गिवन है, मॉलिक्यूल की। पूछा किसकी गया है, ऑक्सीजन एटम का। तो ये जो हमें क्वेश्चन मिलता है जहां पे दिया किसी और के बारे में, पूछा किसी और के बारे में, मैं यहां से जो भी इंफॉर्मेशन निकालूंगा H2SO4 की निकालूंगा। ऑक्सीजन एटम के लिए मुझे H2SO4 के मोल को ऑक्सीजन एटम के मोल में बदलना होगा। ये मतलब है मोल मोल कन्वर्जन का, कि मैं किसी एक और चीज के मोल को किसी दूसरी चीज के मोल में बदल सकता हूं क्या। ये वैसा सा क्वेश्चन है, कैसा सा, वैसा सा, कि मान लो मैं तुम्हें ये बोल दूं कि मेरे पास एक बॉक्स है। क्या है, मेरे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर लेट्स से एक बॉक्स में 2 पेन है। एक बॉक्स के अंदर मेरे पास 2 पेन है, यानी ये बेसिकली मैंने तुम्हें क्या बता दिया, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब ही है एक में कितना है। एटॉमिसिटी का मतलब ही है कि एक में कितना है। तो अगर मेरे पास 3 बॉक्स हुए, अगर मेरे पास 5 बॉक्स हुए, तो मैं बता पाऊंगा कि कितने पेन है, या हाँ या ना। अगर एक बॉक्स में 2 पेन है तो क्या मैं ये बता पाऊंगा कि 3 बॉक्स में कितने पेन होंगे। अगर ऐसे ही बिल्कुल आइडेंटिकल 3 बॉक्स आ गए तो मैं कह सकता हूं एक में 2, दूसरे वाले में भी 2, तीसरे वाले में 2, तो 2 पेन 3 बार आएंगे, तो नेट पेन हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 6 पेन, यानी कि 6 पेन। सिंपल यूनिटरी मेथड, राइट। अगर मैं कहूं ऐसे 5 बॉक्स है तो पहले में भी 2 2 2 2 और 2, पांचों बॉक्स में 2 2 पेन होंगे, तो टोटल मेरे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, यानी कि 10 पेन। कुछ वैसा ही यहां पे है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास H2SO4 है, तो मैं कह सकता हूं कि H2SO4 में मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, राइट। यानी एक H2SO4 एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर 2 ब्लू कलर के पेन है, 1 रेड कलर का पेन है और 4 ग्रीन कलर के पेन है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई 5 H2SO4 का क्या हाल होगा, तो तुम आसानी से बता सकते हो, कि 5 H2SO4 में 2 इंटू 5, सब में 2 2 है तो 5 में 2 इंटू 5, यानी टोटल 10 हाइड्रोजन एटम होंगे। 1 इंटू 5, सब में 5 मिला के सल्फर एटम होंगे, और 4 इंटू 5 20 ऑक्सीजन एटम होंगे, सारे H2SO4 को मिला के। यही बात हमें सीखनी थी, यही बात हमें समझनी थी कि अगर मेरे पास मॉलिक्यूल की इंफॉर्मेशन है तो मैं एटम की इंफॉर्मेशन पे जा सकता हूं। यही सेम काम मोल पे भी एप्लीकेबल है। यानी मैं कह सकता हूं किसी भी पर्टिकुलर एटम का मोल इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर एटम की एटॉमिसिटी मल्टीप्लाइड बाय उस मॉलिक्यूल के कितने मोल हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। उस मॉलिक्यूल के कितने मोल हैं जिसकी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। आइए बात समझ।
तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाता है जिसको मैं तुम्हें डायग्राम में कैसे यूज करते हैं वो भी समझो। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल के मोल हैं, किसके मोल है? मॉलिक्यूल के। मुझे जाना है एटम की तरफ, मुझे जाना है एटम की तरफ। किस तरफ जाना है? एटम। इसको आसानी से ऐसे याद रखो, बड़े से बड़े मियां से छोटे मियां की तरफ जाना है। ये हमारे बड़े मियां, ये हमारे छोटे मियां। तो बड़े मियां से हमें कहां जाना है? छोटे मियां की तरफ जाना है। तो बड़े मियां से छोटे मियां के लिए जाने के लिए बड़े मियां में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। यही तो फॉर्मूला है। बड़े मियां में देखो, हर बार क्या किया? बड़े मियां की इंफॉर्मेशन में, बड़े मियां की इंफॉर्मेशन में छोटे वाले की एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो छोटे मियां की इंफॉर्मेशन आ गई। तो मोल मोल कन्वर्जन ये काम करवाता है। बड़े से छोटे कैसे जाओगे और छोटे से बड़े कैसे आओगे? समझ पाए? बड़े से छोटे कैसे जाओगे और छोटे से बड़े। और सबको पता है, बच्चा बच्चा ये बात जानता है 50-50 कोस दूर तक, कि अगर एक डायरेक्शन में मल्टीप्लाई है तो दूसरी डायरेक्शन में डिवाइड, दूसरी डायरेक्शन में डिवाइड। तो ये है बच्चों तुम्हारा डायग्राम नंबर 2। ये तुम्हारा डायग्राम नंबर 2 है। इसको तुम चाहो तो एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहो तो एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहो तो तुम एज अ डायग्राम यूज कर सकते हो। ये काम कब करेगा? जब तुम्हें एक बड़े की इंफॉर्मेशन से छोटे की इंफॉर्मेशन, या उल्टा भी हो सकता है। मान लो तुम्हें बॉक्स पता है पेन निकालने हैं, या पेन पता है बॉक्स निकालने हैं। जैसे यहां पे समझो क्या दिया है, 49 ग्राम H2SO4। थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर बचपन में ना सीखो। बचपन में सीख लोगे यानी 11th में तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, बचपन में नहीं सीखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कैसे करेंगे समझना। 3 स्टेप होते हैं इसके, हमेशा 3 स्टेप होते हैं, बट पहले पता कैसे चलेगा क्वेश्चन पढ़ के कि ये काम करना है? क्वेश्चन में हम ये तो अभी तक ध्यान दे ही रहे थे कि क्या दिया गया है, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, नंबर दिया है, इन सब बातों पे तो ध्यान देना ही है। अब क्वेश्चन में तुम्हें यह भी ध्यान देना कि तुम किसके बारे में बात करो। मास है किसका? है H2SO4 का। तो सबसे पहले अगर मैं इस गिवन मास को H2SO4 के मोलर मास, H2SO4 के मोलर मास से डिवाइड करूं, जिसका मास उसी का मोलर मास, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो जो भी बाजे। तो तुमने क्या किया? गिवन मास ऑफ H2SO4 को मोलर मास ऑफ H2SO4 से डिवाइड किया, तो ये मोल भी किसका है? H2SO4 के। मोल भी किसका है? H2SO4 के। ये लिखने की आदत रखना, लिखने की आदत शुरुआत में रखना तो काम बनेगा। अब क्या कर सकते हैं कि जो ये H2SO4 है, इसमें अगर मैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे H2SO4 की जो भी इंफॉर्मेशन है H2SO4 की ही मिलेगी। अगर मैं यहां पे ऑक्सीजन की इंफॉर्मेशन चाहता हूं, क्या चाहता हूं? यहां से मैं ऑक्सीजन की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूं। तो देखो ऑक्सीजन की इंफॉर्मेशन के लिए कितने ऑक्सीजन है? 4। एटॉमिसिटी पे फोकस करो। बड़े से छोटे जाओगे तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े जाओगे तो डिवाइड। ये ध्यान रखो, छोटे को डिवाइड करोगे तो बड़ा बन जाएगा क्योंकि बड़ा कम होता है, बड़े को मल्टीप्लाई करोगे तो छोटा बन जाएगा क्योंकि छोटा ज्यादा होता है। तो बड़े से छोटा मल्टीप्लाई, छोटे से बड़ा डिवाइड। अभी हमें जाना बड़े से छोटा, तो जो भी ये नंबर आया है इसमें एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया ऑक्सीजन एटम का मोल। कितने मोल ऑक्सीजन एटम आ गए? 2 मोल। तो ये हमने यहां पे किया मोल मोल कन्वर्जन। तो आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए कि मोल मोल कन्वर्जन करते कहां पे? जहां पे हमें एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन में बदलना है, वहां पे किया जाता है मोल मोल कन्वर्जन। तो मोल मोल कन्वर्जन कर लिया हमने यार, कितना अच्छा काम हो गया। अब अगर मैं इसमें ऑक्सीजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई करूं तो ऑक्सीजन के नंबर आएंगे, ऑक्सीजन के मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीजन का मास आएगा, ऑक्सीजन के लिए एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं इस नंबर को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे इंफॉर्मेशन मिल गई कि इतने एटम्स होंगे, किसके? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के इतने इंफॉर्मेशन एटम्स होंगे। तो ये हमारा मोल मोल कन्वर्जन है, जिसपे अभी तुम्हें दिखाऊंगा कि नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं।
मतलब नीट में जब भी मोल कन्वर्जन से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन से ज्यादा ये क्वेश्चन आते हैं। अब इसको और अच्छे से समझना है, देखो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। अब मैं तुम्हें सब्जेक्टिव तरीका दिखाता हूं, स्कूल वाला तरीका। पहला काम, जो भी दिया है उसके मोल निकालो। तो फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। फॉर्मूला लिखना वैसे तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं हर बच्चे को फॉर्मूला जुबानी याद हो, बट जरा ध्यान दो, अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं सब कुछ H2SO4 के बारे में। कितना मास है H2SO4 का? 49। मोलर मास कितना है? 98। कितना आ गया? 1/2 मोल। नाउ दूसरा काम क्या है? मोल कन्वर्जन की ऑक्सीजन एटम के जो मोल होंगे वो होगा एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाइड बाय मोल ऑफ H2SO4। ये दूसरा फॉर्मूला। एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की कितनी है उसके लिए फॉर्मूला देखो, H2SO4 की। मोल कितने? हाफ। कितना आ गया? 2 मोल। ये कौन से मोल आए? ऑक्सीजन के। वो कौन से मोल आए? H2SO4 के। तीसरा काम क्या है? मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो अगर मुझे नंबर ऑफ एटम चाहिए तो वो हो जाएगा मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई बाय Na। आंसर आ गया 2Na। आंसर आ गया 2Na। तो ये तुम्हारा सब्जेक्टिव अप्रोच है। ये तुम्हें करना नहीं है, देखो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, लिखना बहुत कुछ पड़ेगा, ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, ताकि जब तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करो तुम्हें एक आइडिया रहे कि हाँ तुम सही करोगे, कहीं गलती से मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड तो नहीं कर दिया, या गलती से डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई तो नहीं कर दिया। तो मोल मोल कन्वर्जन का ये हमारा टारगेट होता है। देखो इसका एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं। अब इसको देखो तो समझ में आना चाहिए कि कैसे काम हो रहा है। एक बार इसको देख लो फटाफट। क्यों मैंने ये वाला काम किया, क्यों मैंने ये वाला काम किया, और क्यों मैंने ये वाला काम किया। क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये काम करना है? क्या पढ़ के? क्वेश्चन को पढ़ के अगर तुमने अपने आंखों के सामने खोला नहीं, क्वेश्चन के धागे नहीं उधेरे, तो क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होगा। समझ में आया सब कुछ? चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन को फटाफट रीड करो, इस क्वेश्चन को फटाफट रीड करो, और अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। अगर तुम क्वेश्चन की लैंग्वेज से सारी इंफॉर्मेशन ना निकाल पाओ तो हमेशा ये काम कर लो। क्या गिवन है लिख लो। हमें प्रोपेन, प्रोपेन यानी कि जिसका फॉर्मूला क्या है? C3H8, 3 कार्बन का एल्केन, CnH2n+2। प्रोपेन का मास गिवन है 11 ग्राम। जो जो बातें दी हैं सब लिख लो, और जो जो पूछा गया वो भी सब लिख लो। प्रोपेन ना बोल के क्या बोला गया? कार्बन। तो कार्बन के एटम का मास पूछा गया। तो इतना लिखने के बाद तुम्हें अपने आप थोड़ा सा दिखेगा, अगर तुमने इतना लिख लिया तो तुम्हें अपने आप दिखेगा कि हाँ यार इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि दिया किसी और के बारे में, पूछा किसी और के बारे में। दिया गया है प्रोपेन के बारे में, पूछा गया कार्बन के बारे में, राइट? तो पहला काम क्या करेंगे? अब डायग्राम देखो कैसे यूज करेंगे। 11 ग्राम किसके हैं? प्रोपेन के। प्रोपेन का मास है तो प्रोपेन का मोलर मास, प्रोपेन का कितना है? 44 ग्राम पर मोल। तो जैसे ही मैंने इस 11 को 44 से डिवाइड किया, ये बन गए मोल। किसके मोल बने? प्रोपेन के। लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोपेन की नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए? कार्बन की। तो अब मैंने इसमें कार्बन की एटॉमिसिटी यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हर प्रोपेन तिगना 3 गुना कार्बन देगा। प्रोपेन 3 टाइम्स कार्बन देगा, इसलिए 3 टाइम्स कर दिया। तो ये बन गया मोल, लेकिन ये मोल किसके बन गए? कार्बन के। अब मैं कार्बन के लिए कुछ भी निकाल सकता हूं, अब कार्बन के लिए कुछ भी निकाल सकता हूं। तो कार्बन का मास चाहिए यार, कार्बन का मोलर मास लेंगे। कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। कार्बन का मोलर मास कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल। तो फटाफट इस छोटे से नंबर को चाहो तो सॉल्व कर लेंगे बाद में। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 12 से, ये बन गया ग्राम ऑफ कार्बन एटम।
ये बन गया ग्राम ऑफ कार्बन एटम। अब सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 4 4 3 आ गया, ये 3, तो ये आ गया 9 ग्राम। कार्बन एटम का मास कितना आ गया? 9 ग्राम। तो देखो अभी तुम्हें क्या करना है, जब सीख रहे हो शुरुआत में, जितने भी बच्चे सीख रहे हैं उनको ये करना है कि ये पूरा काम करना है, लिखना है एक एक वर्ड, क्योंकि जितनी बार तुम लिखोगे ना ये डायग्राम दिमाग में बैठेगा। मैं चाहता हूं ये डायग्राम, ये प्रोसेस, हर क्वेश्चन की प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में बैठे। अपने साथ वालों से पूछोगे तो ज्यादातर बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है। उन्हें लगता है कि हर टीचर, कोई भी जो पढ़ाता है, ये हर क्वेश्चन में अलग तरीका बता देते हैं। फिर उन्हें लगता है यार हर क्वेश्चन में अलग तरीका, तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा तरीका लगाना है? क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चलेगा क्या करना है? तो इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें हर बार पता हो कि यार मुझे हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है। मुझे हर क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले किसी तरह से मोल की तरफ जाना है, पहले किसी तरह से मोल की तरफ जाना है, और फिर मैं आगे सोच पाऊंगा। तो जब तुम ये डायग्राम बार बार बनाओगे, ये प्रोसेस बार बार करोगे, हर चीज का मतलब पता होगा कि यहां पे अगर मैंने 44 से डिवाइड किया तो क्यों किया, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्यों किया, यहां पे 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्यों किया। तो कुछ समय बाद, 2-4 सेशन के बाद, 20-30 क्वेश्चन लगाने के बाद तुम यहां से सीधे यहां आ पाओगे। यहां नहीं आ पाओगे, यहां से सीधे यहां आ पाओगे। तो मैं बताओ, 11 ग्राम प्रोपेन डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12 आंसर। ये स्पीड होगी बच्चों। कैसे? 11 डिवाइडेड बाय 44 मोल बनाने के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3 एटॉमिसिटी, मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया आंसर। खत्म। 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, खत्म। तो इसके लिए हमें इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर सबको? सबको समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन देखो। कितने हाइड्रोजन एटम होंगे 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल में? कितने हाइड्रोजन एटम होंगे 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल में? फटाफट इसका आंसर सॉल्व करेंगे सब लोग और फटाफट मुझे आंसर बताएंगे। वेरी गुड, फटाफट बताएंगे। क्या दिया है? इथाइल अल्कोहल। क्या पूछा गया? हाइड्रोजन। क्वेश्चन ही बोल रहा है, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। दिया कुछ और है, पूछा कुछ और है। एक और क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि जो समझाया वो करो, जो दिया गया है वो पहले लिखो। हमसे मास नहीं पूछा, हमसे पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जो दिया गया है वो लिखो, जो जितनी बातें पूछी गई वो भी लिखो। फिर क्वेश्चन को सोचोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। अब क्वेश्चन को सोचोगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। कर पाए? देखो डायरेक्ट कर दूं, अगर डायरेक्ट करना तो ये होगा। क्या दिया है? मास। दिमाग में सोचते जाओ, अभी करके दिखा दो लेकिन दिमाग में सोचो। क्या दिया है? मास। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्या बना? मोल। किसके? इथाइल अल्कोहल के। जाना किस पे? हाइड्रोजन। कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन के। नंबर चाहिए Na। ये हो गया आंसर। एक लाइन में, एक लाइन में आंसर आया, एक लाइन में। और क्या टफ है? नहीं, बस ध्यान रखना है सही नंबर से डिवाइड, सही नंबर से मल्टीप्लाई, इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है? देखो 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल, मोलर मास से डिवाइड, मोल बन गए किसके? इथाइल अल्कोहल के। मोल बन गए किसके? इथाइल अल्कोहल के। फिर 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मोल बन गए किसके? हाइड्रोजन एटम के। मोल बन गए किसके? हाइड्रोजन एटम के। फिर क्या किया? नंबर चाहिए था, मोल से नंबर जाना है मल्टीप्लाई, किससे? एवोगैड्रो नंबर से। क्या आ गया? हाइड्रोजन के एटम आ गए। क्या आ गया? हाइड्रोजन के एटम आ गए। 12 Na। 12 Na is going to be our answer. 12 Na is going to be our answer. क्लियर? तो ऐसे हम मोल मोल कन्वर्जन करते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया है। अगर सबको समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन दिखा देता हूं, एक और क्वेश्चन सिखा देता हूं, फिर तुम्हें आगे का काम करना होगा।
अब चलते हैं रिवर्स। अब चलते हैं रिवर्स। अभी तक क्या था, बड़ा दिया था, मल्टीप्लाई करके छोटे वाले मियां को निकाल लिया। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है, जरा ध्यान से देखो। एटम की पूछा, किसके लिए गया है, मॉलिक्यूल के लिए। उल्टा काम करना है। दिया क्या है, कार्बन का मास कितना गिवन है, 18 ग्राम। क्या गिवन है, कार्बन का मास कितना गिवन है, 18 ग्राम। क्या पूछा गया है, एसिटिक एसिड का मोल। क्या पूछा गया है, एसिटिक एसिड का मोल, राइट। दिया क्या गया है, कार्बन का मास, पूछा क्या गया है, एसिटिक एसिड का मोल। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, यानी कार्बन की एटॉमिसिटी 2 है। देखो 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 देखो, पहला काम वही है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है हर बार सबसे पहले हम मोल में जाते हैं। ध्यान रखो, क्वांटिटी कन्वर्जन के लिए मोल इज एट द सेंटर। मोल कहां पे है, मोल सेंटर में है। तो 18 ग्राम कार्बन डिवाइडेड बाय 12। क्यों 12 से, सर 12 से डिवाइड क्यों किया, 12 क्यों आया, 60 क्यों नहीं आया, इसका मोलर मास, क्योंकि कार्बन का मास है। कार्बन का मास से डिवाइड भी किससे किया, कार्बन के मोलर मास से। क्या बना, मोल। किसके मोल बने, कार्बन के। किसके मोल बने, कार्बन के। जाना कहां है, जाना कहां है, मॉलिक्यूल पे। छोटे मियां से बड़े मियां जाना है तो डिवाइड, छोटे मियां से बड़े मियां जाना है तो डिवाइड। तो अब मैं इसको डिवाइड करूं किससे, कार्बन की एटॉमिसिटी से। कार्बन के कितने एटम है, 2। तो अब इस नंबर में जो 2 आएगा, जो 2 आएगा वो डिवाइड में आएगा। जो 2 आएगा वो कहां पे आएगा, डिवाइड में। तुम इस चीज को ऐसे सोच सकते हो, अगर तुम फॉर्मूले से जा रहे हो, वैसे जाने की जरूरत नहीं है, कि अगर ये एटॉमिसिटी इधर आएगा तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। यानी मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी अब मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होने लगेगी, एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होने लगेगी। तो ये बन गया मोल ऑफ एसिटिक एसिड, मोल ऑफ एसिटिक एसिड 3/4, या ये आ जाएगा 0.75। ये वैसे ही बात है कि अगर एक बोरे में 50 आलू हैं तो कितने बोरे चाहिए 200 आलू के लिए। एक बोरे में अगर 50 आलू हैं, कितने बोरे चाहिए तुम्हें 200 आलू करने के लिए, 4 ना, डिवाइड कर रहे हो। ध्यान से सोचो तो डिवाइड कर रहे हो, सोचिए देखो, अरे सोच लो, सोच के देखो, डिवाइड ही कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। तो जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं उसी को तो अप्लाई करें फिजिकल केमिस्ट्री में। कहां बाहर की चीज है, कौन कहता है फिजिकल केमिस्ट्री टफ है, वही काम करें। बस ये कि मोल हम पहली बार देखते हैं तो उसके साथ फेमिलियर नहीं, कंफर्टेबल नहीं, वो कंफर्ट लाना है, बस वो कंफर्ट लेके आना हमें। क्लियर सबको, कितने मोल आ गए, 0.75 मोल। कितने आ गए, 0.75 मोल। तो ऐसे तुम्हें क्वेश्चन नीट एग्जाम में दिखेंगे। ध्यान दो, ऑक्सीजन गैस यानी O2, नंबर ऑफ एटम यानी ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ एटम यानी ऑक्सीजन एटम। एक क्वेश्चन करके दिखा दूं क्या, दिखाऊं करके या कर लोगे, चलो दिखाते हैं। O2 दिया है, O पूछा गया, मॉलिक्यूल दिया है। मैंने बोला था अगर लिखा ना हो मॉलिक्यूल एटम तो हमेशा मॉलिक्यूल मानते हैं, अगर लिखा ना हो मॉलिक्यूल एटम तो हमेशा मॉलिक्यूल मानते हैं। मॉलिक्यूल दिया है, एटम पूछा गया, मॉलिक्यूल दिया है, एटम पूछा गया है। तो चलो सबसे पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं मोलर मास से। किसका मोलर मास लेंगे, O2 का। यही गड़बड़ हो जाती है। अब O2 से कहां जाना है, O। O2 अलग है, O अलग है, दोनों अलग अलग बातें हैं। कितनी है एटॉमिसिटी, 2। तो अगर O2 के 2 मोल हैं तो उसमें 4 मोल ऑक्सीजन है। O2 में दुगना ऑक्सीजन मिलेगा। O2 के 2 है तो 4 मोल। नंबर चाहिए, नंबर चाहिए। कितने एटम हो जाएंगे, 4 Na एटम्स। कितने Na हो जाएंगे, 4 Na एटम्स। कितने एटम हो गए, 4 Na एटम। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये तुम्हारे होमवर्क है। होमवर्क का मतलब इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बच्चों अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नीट में ज्यादा दिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें नीट एग्जाम में ज्यादा दिखते हैं। देखो
ये सारे पी वाई क्यू हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक बार खुद से ट्राई कर लेना, ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने ये कर लिया और फिर हमने लगता आता है और रिवाइज नहीं करता। एक बार इसको फिर से ट्राई कर लेना, ट्राई करना जरूरी है, ट्राई कर लोगे मजे में होगे। हाँ एडुकेशन, ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो पुरानी बात हो गई। इसको थोड़ा सोचना, इसको थोड़ा सोचना, फिर इसको हम मिलके सोचेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सोचना फिर हम इसको मिलके सोचेंगे। चलो ये सब हो गया तुम्हारे होमवर्क, बहुत सारे होमवर्क हैं, होमवर्क बहुत सारे होने चाहिए, क्योंकि जब होमवर्क करोगे, जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा। अब आते हैं काम की बात पे, मतलब अगली बात पे। ये सेकंड पार्ट है स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस। क्या मतलब है, सबसे पहले समझो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? सपोज एक रिएक्शन है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो मिलके बना रहे हैं अमोनिया। इसको हम बोलते हैं अमोनिया बनाने की हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस है अमोनिया बनाने की, ठीक है। एडुकेशन वाला हम हिंदी में भी कर सकते हैं, लेकिन देखो ये वैसे फिलहाल इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश मिक्स। अगर तुम कहोगे तो मैं हिंदी के टर्म्स थोड़े बता दूंगा, यूज ज्यादा कर लूंगा। प्लस मैं ये सबको एक सजेशन जरूर देता हूं कि अगर तुम 11th में हो इस वक्त, तो सबसे गोल्डन चांस है तुम्हारे पास हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाने का। क्योंकि आज नहीं जाओगे तो कॉलेज में जाके जाओगे, कॉलेज में नहीं जाओगे तो स्ट्रगल करोगे, जॉब में जाओगे। और जितना तुम ये लेट करोगे ना कन्वर्जन हिंदी से इंग्लिश मीडियम, उतना तुम्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो कभी ना कभी तुम्हें अपने डर का सामना करना है, और ये सबसे सुनहरा मौका है। क्योंकि अभी क्या है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो 11 में पढ़ रहा है और 9-10 उसको याद है। तो 9-10 भूले हुए वो हम वैसे भी रिवाइज कराते हैं। अभी क्या है, 11 में तुम्हें सारे टर्म्स पता चल जाएंगे, तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लोगे। तो अगर तुम कहोगे तो मैं हिंदी के टर्म्स बता दिया करूंगा, बोल दिया करूंगा, बट आई वुड सजेस्ट कि अभी अच्छा मौका है हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में ट्रांसफर होने का। क्योंकि लाइफ में किसी ना किसी फेज में तुम्हें वो करना ही पड़ेगा, चाहे तुम जॉब करना चाहो, चाहे कहीं भी जाओ। हाँ हिंदी भी आनी जरूरी है, बट इंग्लिश भी कंपलसरी है। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर देखें तो अलग अलग कंपनीज में इंग्लिश चलती है, राइट? यस। बाकी तुम कहोगे तो मैं हिंदी के टर्म यूज कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। थैंक यू मनु। तो देखो अब क्या काम है, ये इक्वेशन अभी अनबैलेंस्ड है, ये इक्वेशन अभी अनबैलेंस्ड यानी असंतुलित है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने मतलब रिएक्शन में, इक्वेशन में दोनों तरफ एटम्स इक्वल हो। तो इसमें सिंपल बैलेंसिंग जो होती है, जैसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तुक्का मारेंगे, गेस करेंगे और बैलेंस कर देंगे। कि पहले देखा इधर नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, इधर 1 है, तो इसके आगे 2 लगा दिया तो ये पूरा दुगना हो गया। हम आगे के नंबर लगा सकते हैं, ये पूरा दुगना हो गया, यानी अब नाइट्रोजन भी 2 हो गया और हाइड्रोजन भी 3 × 2 6 हो गए। अब 6 है तो इसको कर दिया 3। तो ये हो गई हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बात इतना समझ में आया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये क्या बता रही है, क्या बता रही? पहले तो ये ध्यान रखो, जो ये नंबर्स लिखे हुए आगे, जो ये आगे के नंबर्स हैं, इन नंबर्स को ही बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रस समीकरणमति गुणांक। हिंदी में इसको बोलते हैं रस समीकरणमति गुणांक, और ऐसे बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों को लगता है कि ये जो नंबर्स हैं ये नंबर मोल बताते हैं, नहीं, ये नंबर रेशियो बताते हैं। किसी रिएक्शन को बैलेंस करना बेस्ड होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे, निश्चित अनुपात का नियम। किसी नंबर को बैलेंस करना किस पे बेस्ड है? निश्चित अनुपात के नियम पे या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे, जिसके अकॉर्डिंग अगर 2 चीजें रिएक्ट कर रही है, अगर 2 या ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट करें तो वो हमेशा एक नियत अनुपात में, हमेशा एक कांस्टेंट रेशियो में रिएक्ट करती है, और ये नंबर हमें वही रेशियो बता रहे हैं।
ऐसा थोड़ी कि अगर मैं नाइट्रोजन की रिएक्शन कराऊं तो हमेशा 1 मोल नाइट्रोजन लेके चलाऊं। अगर 5 ग्राम नाइट्रोजन लूंगा तो क्या रिएक्शन नहीं करेगा वो हाइड्रोजन से? करेगा ना। लेकिन ये नंबर्स हमें क्या बता रहे हैं कि रिएक्शन तभी होगी जब हमेशा नाइट्रोजन का जितना भी अमाउंट आए उसका 3 गुना हाइड्रोजन चाहिए। जितना नाइट्रोजन का उपयोग होगा, जितना नाइट्रोजन का यूज होगा, उसका 3 गुना हाइड्रोजन का यूज होना ही होना है, वरना बात नहीं बन पाएगी। और जितना नाइट्रोजन हाइड्रोजन यूज होगा उसका दुगना अमोनिया बनेगा, उसका दुगना अमोनिया बनेगा। तो ये हमारे हमेशा एक अनुपात बताता है। किसका? ये नंबर का भी अनुपात बताता है या ये मोल का अनुपात बताता है? देखो ध्यान रखो, हमेशा मोल में ही तो बात करते हैं। ये बता रहा है कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के मोल का अनुपात हमेशा 1:3:2 होगा, 1:3:2 होगा। ऐसा नहीं है कि मैं नाइट्रोजन के 5 मोल लूं तो रिएक्शन मना कर देगा होने से, या नाइट्रोजन का आधा मोल लूं और हाइड्रोजन लूं तो रिएक्शन मना कर देगा। करेगा। नाइट्रोजन के 10 मोल लिए, हाइड्रोजन 30 मोल होगा, चाहिए होगा, और हाइड्रोजन के 30 नाइट्रोजन के 10 रिएक्ट करके 20 बनाएंगे। नाइट्रोजन के 5 लिए, हाइड्रोजन का 15 हो जाएगा। नाइट्रोजन के 5 हाइड्रोजन का 15 रिएक्ट करके 10 बनाएगा। तो हर बार जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना होगा? 1:3:2, 1:3:2। तो ये मतलब होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। यानी मैं देखो ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि नाइट्रोजन के मोल, जो n दिखा रहा हूं, n से मैं अब मोल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, हर बार मोल लिखना थोड़ा आलस आ रहा है, ठीक है। n मतलब मोल। तो नाइट्रोजन के मोल और हाइड्रोजन के मोल का रेशियो कितना होगा? 1/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1/3 होगा। 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3 होगा। तो 1/3 से तो चलो बात हो गई। ऐसे ही अमोनिया के लिए लिख सकते हैं, ऐसे ही हम अमोनिया के लिए लिख सकते हैं, ठीक है बात। रिएक्शन लिखना, रिएक्शन की बैलेंसिंग करना, ये धीरे धीरे आगे वाले चैप्टर में समझोगे। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें ये सब बातें समझोगे। तो अभी तुम्हारा टारगेट रिएक्शन लिखना सीखना नहीं है। रिएक्शन नहीं लिख पा रहे हो, गूगल सर्च करो, रिएक्शन लिखो, फिर आगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी तुम्हारा टारगेट क्वेश्चन को समझना है। तो अब देखो, अगर मैं कहूं कि मान लो कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेता हूं, काल्पनिक रिएक्शन, ए और बी अभिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं और बना दे रहे हैं सी और डी। ए और बी रिएक्शन करके सी और डी बना ले रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सी और डी। ठीक है बात? यस, बिल्कुल ठीक बात है। बैलेंस करने पे ए का कोफिशिएंट आया पी, बी का कोफिशिएंट आया सी, क्यू, सी का कोफिशिएंट आया आर और डी का कोफिशिएंट आया एस। तो देखो, नाइट्रोजन का मोल, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट, हाइड्रोजन का मोल, हाइड्रोजन। तो रेशियो को ऐसे भी बोल सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं जिसका मोल उसका कोफिशिएंट, सबका जो रेशियो है वो बराबर है। ये भी रेशियो कहने का दूसरा तरीका है। जिसका भी मोल है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो वो सबके लिए बराबर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ए का जो भी मोल रिएक्ट कर रहा है डिवाइडेड बाय पी, बी का मोल डिवाइडेड बाय क्यू, सी का मोल डिवाइडेड बाय आर, डी का मोल डिवाइडेड बाय एस। सबके मोल उनके रेशियो में रहेंगे कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग। कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग सबके मोल एक रेशियो में होंगे। ये वो अमाउंट है जो रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, ये वो अमाउंट है जो रिएक्शन में बन रहा है। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। इसको अभी हम बोलते हैं मोल मोल रिलेशन। मतलब देखो, वैसे जब सिखाया जाता है कई बार तो इसको ऐसे सिखाते हैं कि मोल का रिलेशन बता दिया, मास का अलग बता दिया, वॉल्यूम का अलग बता दिया, नंबर का अलग बता दिया, बच्चा कंफ्यूज होता है कहां पे कौन सा है। हम इतना नहीं करेंगे, हम हर बार मोल को यूज करेंगे। जहां भी मोल को बदलना है, पहला वाला डायग्राम याद करो, उसको यूज कर लेना। तो ये तुम्हारा तीसरा डायग्राम है। चैप्टर में इंपेरिकल फॉर्मूले को हटा दो, कंसंट्रेशन और इंपेरिकल के अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब इससे सॉल्व है। तो मोल कन्वर्जन, मोल को समझना और स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री एनालिसिस का मतलब ही है एक रिएक्शन में, अब मुझे देखो ए के बारे में कुछ भी पता है तो मैं बी, सी और डी सब निकाल सकता हूं।
ए के बारे में कुछ भी पता तो बी, सी और डी सब निकाल सकता हूं। तो एक बैलेंस रिएक्शन में बैलेंस होना कंपलसरी है, बैलेंस होना कंपलसरी है। एक बैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को एनालाइज करना, कितना रिएक्टेंट है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना रिएक्टेंट चाहिए, इन सब चीजों की एनालिसिस को ही कहा जाता है स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस। इन सब चीजों की एनालिसिस को ही कहा जाता है स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं एज एग्जांपल। सपोज वी हैव लेट्स से 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसकी रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन के साथ, जिससे बन रहा है अमोनिया। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। कैसे करते हैं वो समझो। सबसे पहला काम क्या होगा कि हम रिएक्शन को लिखें, बैलेंस इक्वेशन को। ये हो गई बैलेंस इक्वेशन। अगला काम क्या है, हमेशा हमें मोल पे जाना है। जब भी हमें कुछ भी करना है, हर क्वेश्चन में, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, हर क्वेश्चन में अलग तरीका नहीं लगा रहे, हर क्वेश्चन में हमेशा पहले मोल निकालना है। फिर क्वेश्चन कहता है इसके मोल से इसका बताना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो नाइट्रोजन के मोल कितने हो जाएंगे, मास गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो नाइट्रोजन के आगे 2 मोल। बेसिक सा क्वेश्चन, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए ऐसे बता रहा हूं आसान सा, कि कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर इस पे क्वेश्चन तो बहुत हो जाएंगे। फिर हमने यूज किया अपना मोल मोल रिलेशन, फिर हमने यूज किया मोल मोल रिलेशन। तो इसमें हमें पता चला कि अगर मुझे नाइट्रोजन का अमाउंट पता चल गया तो मैं बाकी सबका अमाउंट निकाल सकता हूं, हाँ या ना, बाकी सबका अमाउंट निकाल सकता हूं। कैसे, नाइट्रोजन का है 2 डिवाइडेड बाय 1, जिसका अमाउंट पता है वो रख दो, हाइड्रोजन का मोल डिवाइडेड बाय 3 एंड अमोनिया का मोल डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे यहां से मिल जाएगा हाइड्रोजन का मोल, ये 3 इधर चला जाएगा, इन दोनों को ले लो, 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 6, और मुझे मिल जाएगा अमोनिया का मोल, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 4। तो एक बार मैंने हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वाले को बराबर कर लिया, और एक बार मैंने अमोनिया और हाइड्रोजन वाले को बराबर कर लिया। तो एक एक करके चीजों को बराबर करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, ठीक है, बात समझ में आया। अब अगर मोल आ गया तो भाई मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन का मास भी आ जाएगा। मोल आ गया, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पे आ जाएगा अमोनिया का मास। तो इस तरह से हम मोल का रिलेशन यूज करते हैं, कि यानी हम बैलेंस इक्वेशन में मोल को रिलेट कर पा रहे हैं, और मोल को रिलेट करें तो मास भी रिलेट हो गया। इसको तुम 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वॉल्यूम आ जाएगी एसटीपी पे, कि इतना नाइट्रोजन के लिए इतना हाइड्रोजन चाहिए, इतना हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन करने के लिए, इतना हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन करने के लिए। तो ये कहलाता है हमारा स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस। ये बच्चों कहलाता है स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस, जिसके ऊपर अभी हम बहुत सारे, अगली पूरी क्लास स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस पे रहेगी। उस पूरी क्लास में हम स्टोइचियोमेट्रिक एनालिसिस और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बातें करेंगे। फिलहाल के लिए अभी तुम्हें जो मोल के बेसिक कन्वर्जन सिखाए हैं उनको समझना है, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो यू हैव टू रिवाइज अबाउट मोल and then you have to solve the question which are from your notes. Okay? तो तुम्हें ये काम करना है, ठीक है बात। दूसरा काम तुम्हें क्या करना है कि नोट्स और बाकी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसी चैनल पे सब मिलेगा भाई, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। और तीसरा काम क्या करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, अभी 11th में हो, बहुत चिल रह के दिन के 3 घंटे की मेहनत कर लो, सिर्फ 3 घंटे की।
रोज कर लो, बस कंसिस्टेंसी रखो, और 3 भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं 2 घंटे की भी मेहनत कर लो, सही से, काम चोरी नहीं, खुद की ईमानदारी से मेहनत कर लो। तो अगर 3 घंटे की या 2 घंटे की मेहनत करते हो दिन में, लेकिन रोज करते हो 365 दिन, सिलेक्शन गारंटीड, सिलेक्शन गारंटीड। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ, पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, होमवर्क क्वेश्चन करके आना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं बच्चों।